अ, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की हो रही है इस समय। ये बात जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट अमेरिकन अ, बिज़नेस कम्युनिटी के आदमी ने कहा है। ये हैं जेमी डाइमन। जेमी ड जो है ये एक जेपी मॉर्गन जो अमेरिका का लार्जेस्ट बैंक है, उसके सीईओ हैं, उसके चीफ आप समझ लीजिए। उनका कहना ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और अब इसको रोकना भी मुश्किल नज़र आता है, ऐसा लगता है। उनका कहना ये है कि ये उसका सबसे बड़ा रीज़न उन्हीं ने ये नहीं कहा कि लोग इतने मर रहे हैं वहाँ के ऊपर इज़राइल या ईरान की वॉर में, ख़ास तौर से जो लेबनान के अंदर या गाज़ा के अंदर या यूक्रेन के अंदर जो लोग मर रहे हैं या रशियन में जो कर्स रीजन है वहां के ऊपर, उन सब की किसी की बात नहीं। उनको चिंता इस बात की है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो कि पश्चिमी देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक ऑर्डर और पॉलिटिकल ऑर्डर या इंटरनेशनल ऑर्डर जो सेट किया था, वो खतरे में है। और उसको एक बहुत बड़ा खतरा जो आ रहा है वो रशिया और चाइना से आ रशिया चाइना जो है ये खुल के इनकी कोशिश ये हो रही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की, यानी ब्रिक्स की तरफ उनका इशारा है। उन्होंने ब्रिक्स का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनका उसी तरफ है। तो उन्होंने कहा है कि ये कभी भी पश्चिमी देश बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये ऑर्डर को कोई दूसरा हाईजैक करे या नया ऑर्डर कोई बने। यानी जो काफी पहले से हम जिसके ऊपर पहले बात भी कर चुके हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है कि अमेरिका ही अकेला सुपर पावर रहेगा और दूसरे किसी बड़े कंट्री, किसी भी एक कंट्री या मिली-जुली कई सरकारें मिलके भी अगर कोई रीजन भी उसको चुनौती देता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनका मानना ये है कि 21st सेंचुरी जो है ये अमेरिकन सेंचुरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अ अ, काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम हो रहा है और जो अमेरिका के अंदर ख़ासतौर से नियोकॉन है, उनका मानना ये है। उनका कहना ये है कि ये एक ही तरीका है कि सुप्रीमेसी जो है अमेरिका की बनी रहे, यानी पश्चिमी देशों अमेरिका के साथ वो भी जुड़े हुए हैं। उसका एक ही तरीका है युद्ध के माध्यम से ही ये रोका जा सकता है, डिप्लोमेसी इसमें काम नहीं कर सकती। और ये उसके कई कारण भी उन्हीं ने दिए हैं। उन्हीं ने कहा कि ये रशियन यूक्रेन वॉर है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेती और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया है कि सभ्यता को है, पूरी दुनिया को है, उसके उनका कहना ये है। और ये भी उन्हीं ने कहा है कि दूसरा खतरा जो है अ, जो है वो जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन तमाम फैल रहे हैं, यानी उनका इशारा ईरान की तरफ लगता है और रशिया ने भी जो कहा है कि वो डिप्लॉय करेगा। और मतलब ये है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन भी एक्सेप्ट नहीं है किसी को। अगर वो ऐसा करता है या न्यूक्लियर वेपन बनाता है, जिसकी बात अभी वो ईरानियन भी कर रहे हैं कि अगर उनको खतरा होता है उन मुल्क की सलामियत पे, मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे, तो वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, डॉक्ट्रिन जो है उसमें बदलाव ला सकते यानी न्यूक्लियर वेपन की तरफ वो सोच सकते हैं बनाने को। हालाँकि कुछ पश्चिमी देशों का कहना ये है कि अभी जो रिसेंटली भूकंप आया था वहाँ ईरान पे 4.7 और 6 अ अ रिश्टर स्केल पे, वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था ईरान। यानी उनका कहना ये है वहाँ की बहुत सी एजेंसीज़ का कि उन्हीं ने बना लिया है, ये उनका असेसमेंट है। ईरान ने ना तो डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया है अभी तक। अब ये कहना ये है कि दूसरी तरफ उन्हीं ने जो जैमी है उन्हीं ने ये भी कहा कि ये जो है मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है ये भी एक बड़ा खतरा है। और उन्हीं ने कहा कि ये जो एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान की जो एक्सिस बन रही है, ये जो
इनके जो अलायंस बने हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया को उन्होंने बताया, खासतौर से पश्चिमी देशों को लेके। इस खतरे से क्या उनकी मुराद है? मतलब सीधी बात ये है कि ये जो मिल रहे हैं और ये जो इनकी कोशिश है, एक मैं समझता हूँ कि उन्हीं ने कहा है कि जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट जो है, वो है पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है इन इन देशों के साथ होगा। और उन्हीं ने कहा ये खतरा ग्लोबल इकोनॉमी को है। इसके मतलब ये है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को वो इस सेंस में कहते हैं कि ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का शुरू से मानना ये है कि ये उनका स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, इसको वो कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। और वो इसमें किसी दूसरे मुल्क को रशिया हो या चाइना हो या कोई भी और तीसरा देश हो, जो उनका सहयोगी नहीं है अमेरिका का, उसको कोई हक नहीं है वहाँ पे आने के लिए या कोई बड़ा रोल प्ले कर। ये हम सब जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, गैस है, मिनरल्स हैं दूसरे, और ये इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये वो क्षेत्र है जिससे यहीं से तेल जाता है। लगभग 40% जो है तेल पूरी दुनिया का जिसमें निकल रहा है, वो यहीं पे पाया जाता है। इसके अलावा फिर इसी से मिला हुआ दूसरा क्षेत्र है ईरान और सेंट्रल एशिया का। ये भी तेल के बड़े भंडार हैं, जहाँ के ऊपर अमेरिका का मानना ये है कि ईरान और सेंट्रल एशिया में भी उसका दबदबा होना चाहिए, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। यानी रिजीम चेंज ईरान की, वो उसके बारे में कोई पॉलिसी चेंज नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि इनको जो इकोनॉमिक थ्रेट है, इनको एक तरफ तो ये कि इनको लगता है कि ये तेल के ऊपर इनका, इन देशों का, खासतौर से चाइना और रशिया का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नज़र आता है सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, और अब सऊदी अरेबिया ने भी अपने अच्छे रिश्ते जो है रशिया और चाइना से बना लिए हैं, और भारत भी एक उसमें से जुड़ा हुआ मुल्क है। यानी ये 3 बड़े देश हैं जिनसे अच्छे रिश्ते हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं अब लोकल करेंसी में ट्रेड करने के। ये लोकल करेंसी में ट्रेड करने के मतलब ये है कि डॉलर की जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है, वो नहीं रह पाएगी। जो उसकी सुप्रीमेसी है, वो थ्रेट, चैलेंज, लोकल ट्रेड होने लगेगा। और खासतौर से तेल का ट्रेड अभी तक जितना भी होता है वहाँ से, वो सब डॉलर में होता है, इसलिए जितने भी लोग, जो भी कंट्री तेल खरीदता है हिंदुस्तान में, उसका पैसा अमेरिका जाता है। सऊदी अरेबिया से ले या कुवैत से ले या कतर से ले, उनके बैंक्स वहीं पे हैं, अमेरिकन बैंक्स में जाता है, अमेरिका में जाता है, फिर वहाँ से वो धीरे-धीरे अपने मुल्कों में लाते हैं या वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या पश्चिमी देशों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर डॉलर में नहीं होगा तो ये पैसा यूरोप में नहीं। दूसरी तरफ गौरतलब बात ये भी है, इस समय अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर, कमज़ोर से मतलब ये है कि उनके ऊपर 35 ट्रिलियन लगभग, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, डॉलर का लोन है। इस और हर साल उनको 10 ट्रिलियन लोन लेना पड़ता है दुनिया से। वो अपना लोन बेचते हैं, जिसे कहना चाहिए डेट उनका बिकता है। वो जब बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं तो पूरी दुनिया उनको खुश करने के लिए, या जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो खरीदते हैं कम इंटरेस्ट पे, और अमेरिका पैसा इस तरह से वापस तमाम से पहुंच जाता है। बहुत से देश इसलिए भी खरीदते हैं कि अमेरिका उससे खुश होता है, तो वो खरीद लेते हैं, वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें, और फिर धीरे-धीरे उसका जो भी इस्तेमाल हो वहाँ से ट्रेड में भी काम आ जाता है। तो इस तरह से दूसरा ये है कि वो डॉलर को, ये जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जो बना था 40s में सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में, डॉलर को ऑयल फॉर सिक्योरिटी के लिए, और इसके बदले में वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं अमेरिकन इस पूरे क्षेत्र को। तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करेंगे, और वो नया सिक्योरिटी पैक्ट पे भी उसने अभी अमेरिका से
हस्ताक्षर नहीं किए हैं और जो पिछला ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैक्ट था वो लैप्स कर गया है, यानी उसका पीरियड खत्म हो गया है, मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा खतरा है, वो चाहते हैं कि दूसरी चीज ये भी है कि ये जो ये इनको खतरा इस समय जो सबसे बड़ा लग रहा है वो ब्रिक्स से। इसी की ये सारा काम तेल की सप्लाई, पैसा, कौड़ी या जो कुछ भी है लोकल, ये थ्रू ब्रिक्स। ब्रिक्स इस बात को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है, जिसकी अभी समिट हुई थी रशिया में कि लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे ये कंट्रीज आपस में, और डॉलर उसके बीच में नहीं होगा। और फिर ये भी कह रहे हैं तेल की भी खरीद जो भी होगा इन कंट्रीज के बीच में। और ब्रिक्स में लगातार मेंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश बने थे मेंबर्स। अब उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, 11 हो गई है तकरीबन। और फिर उसके अलावा तक 70-80 मेंबर्स जो हैं ग्लोबल कम्युनिटी के, वो इसके इच्छुक हैं मेंबर बनने के लिए। जो नहीं भी मेंबर बना है वो भी कह रहा है कि हम आपस में ट्रेड लोकल करेंसी करेंगे, लेकिन अभी कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया है कि किस तरीके से होगी। गोल्ड का माध्यम होगा या कोई और माध्यम होगा, बार्टर ट्रेड होगा या नई करेंसी कोई बनेगी, इसके ऊपर टाइम लगेगा। अमेरिका का कहना ये है कि वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करें। अब ये जो है, अब देखना ये है कि उनका कहना ये है कि ये जो यूक्रेन वार है और जो इसराइल और ईरान के बीच में वार है, यही वार जो है वो एक्सप्लोड करके थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप ले सकती है। गौरतलब बात ये है, ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरी ग्लोबल वॉर हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी एशिया और क्या कहते हैं यूरोप के बहुत से देश इस वॉर के लपेट में आज आने की संभावना नजर आती है। इसी के अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन वॉर में पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन और लड़ाई चलती रहेगी जब जब तक कि उनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। और यूक्रेन वॉर में उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो ये चाहते हैं कि पुतिन की रिजीम जाए। उनको ऐसा लगता है कि अंदर एक पुतिन इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो जाएगी, सैंक्शंस लगाया है, पुतिन की रिजीम गिर जाएगी। और पुतिन की रिजीम अगर गिर जाएगी तो कॉकेशस रीजन जितना है, यानी मुस्लिम पार्ट जो है रशिया का, वो रशिया से अलग हो जाएगा। ये चेचनिया, दागिस्तान और तीन और रिपब्लिक्स हैं, ये उनसे अलग हो जाएंगे। और सेंट्रल एशिया में यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये जो पूरा क्षेत्र है किर्गिस्तान वगैरह में जो रशिया का दबदबा है वो खत्म हो जाएगा और वो अमेरिका से उनका रिश्ता बन जाएगा। और ईरान की भी रिजीम का गिरना उनके लिए जरूरी है, समझते हैं। ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं ईरान के को लेके वेस्ट एशिया के अंदर, यानी पश्चिमी एशिया के अंदर, कि ईरान के रिजीम को चेंज करना पड़े या ये रिजीम ईरान अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने लगे। इसलिए कि उनको डेमोक्रेटिक रिजीम से भी डर लगता है कि डेमोक्रेसी आ गई तो वो नेशनलिज्म प्रमोट करेंगे। ये इस्लाम को प्रमोट करते हैं, वो नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे। और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो होगी वो भी एंटी अमेरिका होगी, वो ब्रिक्स में वो भी एक बड़ा। अब ये है कि ये रीजनल वॉर होंगी या हो सकता है कि और फैल जाए, इसलिए कि भारत और दूसरे बहुत से देश हैं जो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में भी रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। चाइना को भी इस बात का एहसास हो गया है और वो भी रिश्ते भारत से अच्छी बना रहे। दो कारण है, एक तो ये कि भारत कोई मिलिट्री अलायंस जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बना है, ऑकूस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्तानिया, ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम जिसे समझ, इनके बीच में उसको भारत ज्वाइन न करे और चाइना के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन या स्वयं भी न करे, बल्कि जो कुछ भी डिफरेंसेस हैं बातचीत से मसलों का हल करें, ये जो कि भारत बहुत समय से कहे। अब ये पूरा सिनेरियो तो बन गया है। क्या ये जो जमी बात कर रहे हैं ये एक बड़े बैंकर हैं
और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं हो सकती। ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, ख़ासतौर से इकोनॉमी को लेके। और ये कितना है, कैसे होगा ये तो पता नहीं है। ये तो कहते हैं कि वार शुरू हो चुकी है, यानी ये रुकेगी नहीं, आने वाले समय में और फैलेगी। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपका धन्यवाद।